नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 27 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 समितियों के नाम दिए गए हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग समितियां स्थापित हुई हैं, तो उनके क्रम को प्रमुख रूप से हम देखते हैं। अगर हम सबसे पहली महत्वपूर्ण समिति की बात करें तो यह बीएन लोकुर समिति है, 1965 में स्थापित की गई थी। इस समिति के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए जो मानदंड हो सकते हैं वो निर्धारित किए गए, जो अभी भी लागू हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकुर समिति के द्वारा 5 मानदंड बताए गए, जिसमें आदिम लक्षण यानी काफ़ी प्राचीन समय से एक तरह से उनके द्वारा निवास की स्थितियाँ या कहीं पर भी उनके बसाव की स्थिति स्पष्ट हो, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ जो संपर्क है उससे पीछे हटना और पिछड़ेपन की स्थिति। ये 5 जो लक्षण हैं अगर किसी भी जाति समूह में देखे जाते हैं तो उसे अनुसूचित जनजाति के समूह में डाला जा सकता है। आगे चलकर 2002 में राष्ट्रपति की तरफ से दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में अनुच्छेद 339(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग का एक गठन किया गया। दिलीप सिंह भूरिया आयोग भी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के साथ में संबंधित है। तीसरी अगर हम कमेटी देखें तो 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस जाक्सा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से गठित की गई और यह एक उच्च स्तरीय समिति थी। इसके माध्यम से जो भी जनजातीय समुदाय हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसकी जांच करने के लिए और क्या सुधार हो सकते हैं, क्या हस्तक्षेप किए जाने चाहिए, उसके संदर्भ में सिफारिशें मांगी गई थी और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो मई 2014 में प्रस्तुत करी थी। 2014 फरवरी में अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाया गया, जिसमें अध्यक्ष के पद पर थे उस समय के जनजातीय मामलों के सचिव ऋषिकेश पांडा। तो उनकी अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बनाया गया 2014 में, उसका प्रमुख रूप से उद्देश्य ये था कि वर्तमान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की जो प्रक्रिया है वो बोझिल और काफ़ी लंबा समय लेती है, तो उसमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसके संदर्भ में क्या प्रक्रिया हो सकती हैं, वो इस टास्क फोर्स के द्वारा एक तरह से सुझाव देने के लिए कहा गया था। और यहाँ पर यह कहा गया कि जो 40 समुदाय हैं जिनको अनुसूचित जनजाति से अभी बाहर रखा गया है लेकिन उसकी प्रक्रियाओं को लेकर लगातार विचार चल रहा है, उनको अंतिम रूप में शामिल करना चाहिए और वर्तमान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, जिससे कि जो भी जनसंख्या के समूह अपने आप को अनुसूचित जनजाति के दर्जे में डालने के लिए सरकार के पास अपनी एक तरह से आवेदन करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, वो प्रक्रिया का जो निस्तारण है, जो निर्णय है, वो जल्दी हो पाए। तो ये 4 प्रमुख रूप से जो समिति हैं वो अनुसूचित जनजाति से प्रमुख रूप से संबंधित हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों ही यहाँ पर शामिल हैं, भूरिया समिति, ऋषिकेश पांडा समिति, लोकुर समिति और जाक्सा समिति। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है डी, 1, 2, 3, 4 चारों सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि यहाँ पर एक संगठन काम करता है, ऑल इंडिया वनवासी कल्याण आश्रम, जिसे आरएसएस से संबंधित एक संगठन माना जाता है जो जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बीएन लोकुर समिति ने जो मानदंड बनाए थे उन्हीं मानदंड के आधार पर अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है वो देने की प्रक्रियाएं होनी चाहिए। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो अलग अलग द्वीप हैं उनका क्रम एक तरह से आपको दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, यानी सबसे दक्षिण में कौन सा है और सबसे उत्तर में। तो इसके लिए आपको जो चारों द्वीप हैं, बारातांग, स्मिथ, पैसेज और उत्तरी रीफ द्वीप, उनके संदर्भ में जो लोकेशन है वो मैप में देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भाग एक तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी भाग है और ये हिस्सा एक तरह से इसका दक्षिणी भाग है। चारों द्वीपों को अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर लगाते हैं तो सबसे दक्षिण में द्वीप हो जाता है पैसेज आइलैंड, उसके बाद बारातंग आइलैंड, उसके ऊपरी भाग में नॉर्थ रीफ आइलैंड यानी उत्तरी रीफ द्वीप, और सबसे अगर हम उत्तरी भाग में देखें तो स्मिथ द्वीप स्थित है। इस आधार पर अगर हम दक्षिण से उत्तर का क्रम देखें तो दक्षिण से उत्तर का जो क्रम है वो 3, 1, 4, 2 का बनता है, यानी हमारा उत्तर है सी, 3, 1, 4, 2। अंडमान निकोबार द्वीप के संदर्भ में प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार द्वीप की बात करें तो उसके विकास के लिए एक परियोजना है ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट,
और इसमें प्रमुख रूप से माना यह जा रहा है कि लगभग 166.10 स्क्वायर किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है वो एक तरह से जंगलों का वहाँ पर खाली किया जाएगा और ये परियोजना एक तरह से आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो एक टाउनशिप है, साथ साथ एक एयरपोर्ट है, एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है और साथ साथ एक पावर प्लांट की बात है। यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि इस परियोजना में यह जो हवाई अड्डे का एक तरह से जिक्र किया गया है इसको थोड़ा सा रहस्य रखा जाए, क्योंकि ये सामरिक महत्व का स्थल है, तो इसीलिए इसके संदर्भ में जो सूचना है वो बहुत अधिक सार्वजनिक न की जाए। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, प्रसार भारती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। प्रसार भारती एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, तो ध्यान रखें संसद के कानून के माध्यम से प्रसार भारती का गठन हुआ है, तो यह एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, पहला कथन सत्य है। दूसरा, प्रसार भारती के मामले के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन का अधिकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के पास होता है। आप ध्यान रखें प्रसार भारती के संदर्भ में जो भी सामान्य अधीक्षण, निर्देशन या प्रबंधन के जो अधिकार हैं वो प्रमुख रूप से एक बोर्ड के पास है, तो इस बोर्ड के द्वारा प्रमुख रूप से इसकी निगरानी की जाती है। तो यह जो प्रसार भारती से संबंधित बोर्ड है उसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो एक चेयरमैन का पद होता है, साथ साथ इसमें कार्यकारी सदस्य होते हैं जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य वित्त क्षेत्र के, सदस्य कार्मिक मामलों के वो शामिल होते हैं। यहाँ पर 6 अंशकालिक सदस्य होते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होता है और पदेन सदस्य के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन वहाँ के महानिदेशक शामिल होते हैं। जब हम बात करते हैं प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष की, तो 70 वर्ष की आयु सीमा के अधीन 3 वर्ष का कार्यकाल उनका हो सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो 65 वर्ष की आयु अधिकतम सीमा के अंतर्गत है। और अगर हम वित्त और कार्मिक सदस्य की बात करें तो 6 साल के कार्यकाल के साथ में एक पूर्णकालिक सदस्य का उनको दर्जा होता है और 62 वर्ष की आयु सीमा के अधिकतम भाग तक वो कार्य कर सकते हैं। तो हम ध्यान रखें प्रबंधन प्रमुख रूप से जब हम प्रसार भारती की बात करते हैं तो प्रसार भारती बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर दूसरा कथन असत्य है, केवल पहला सत्य है। हमारा उत्तर ए, केवल एक सत्य है। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि जब हम प्रसार भारती की बात करते हैं जो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रसारण करने की संस्था है भारत सरकार की, तो उसके द्वारा पीटीआई के साथ में अपना समझौता 2020 में समाप्त किया गया था। अब वही समझौता हिंदुस्तान समाचार के साथ में 2 वर्ष के लिए किया गया है। आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं, एल्मा टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब हम एल्मा टेलीस्कोप की बात करते हैं तो आपको इसकी फुल फॉर्म अगर पता है तो काफ़ी हद तक जो विकल्प का पहला भाग है उसका उत्तर आप एक तरह से पता लगा सकते हैं। अगर हम एल्मा की बात करें तो अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। अटाकामा अगर हम देखें तो चिली के उत्तरी भाग में स्थित एक तरह से एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां पर यह प्रमुख रूप से टेलीस्कोप एक तरह से स्थापित है और माना जाता है कि विश्व में जितने भी टेलीस्कोप कार्य कर रहे हैं उनमें सबसे शक्तिशाली इसे माना जाता है। तो इस टेलीस्कोप के साथ में आप देखें लगभग 66 एंटीने हैं जो एक तरह से अलग अलग सूचनाओं को जो इकट्ठा करते हैं उसको अंतिम रूप में सुपर कंप्यूटर के माध्यम से इमेज या अन्य प्रकार की जो सूचना है उसमें परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले कथन की बात करें तो ये गलत हो जाता है कि यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी में स्थित एक इंटरफेरोमेट्रिक रेडियो टेलीस्कोप है। तो ये कहाँ पर स्थित है? चिली के उत्तरी भाग में अटाकामा मरुस्थल में। पहला कथन असत्य है। दूसरा, इनमें 4 एंटीने होते हैं जिनमें 100 बाई 20 मीटर के बेलनाकार परवलयिक परावर्तक होते हैं जिनके ऊपर 1024 द्विध्रुवीकरण रेडियो रिसीवर होते हैं जो उनके ऊपर एक सहारे से लगाए जाते हैं। तो अभी हमने बात करी 4 एंटीने नहीं है, इस तरह से यहाँ पर आप देखें तो 66 एंटीने काम करते हैं। तो दूसरा कथन असत्य है। तीसरा कथन, यह फास्ट रेडियो बर्स्ट की परिघटना का अवलोकन करने के लिए एक बेहतर साधन है। तो अगर हम फास्ट रेडियो बर्स्ट की बात करें जो तेजी से एक तरह से रेडियो तरंगों के आगमन की घटना होती है, अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो उसका अवलोकन करने के लिए इसको बहुत बेहतर साधन नहीं माना जाता है। इस आधार पर तीसरा कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। तीनों असत्य हैं। आपसे पूछा गया कौन सा या कौन से सत्य हैं यह है, तो यहाँ पर उत्तर है आपका डी, इनमें से कोई भी आपके कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि एल्मा टेलीस्कोप जो चिली के उत्तरी भाग में स्थित है वहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो इस टेलीस्कोप में जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है उसको अपग्रेड किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इससे जो भी ये सूचनाएं अंतरिक्ष की प्राप्त करता है उसमें और ज़्यादा एक तरह से गुणवत्ता में सुधार होगा और अंतरिक्ष के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करने में और अधिक सक्षम हो पाएंगे। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा
प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2007 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। महिलाओं और बच्चों के काम के घंटे को सीमित करने और स्थानीय सरकार को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने वाला पहला कारखाना अधिनियम किसके समय के दौरान अपनाया गया था? तो अगर हम पहले फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं तो ये 1881 में आया था। और अगर हम 1881 की बात करें तो उस समय वायसराय के पद पर प्रमुख रूप से लॉर्ड रिपन के द्वारा कार्य किया जा रहा था। यानी लॉर्ड रिपन के समय में जो पहला फैक्ट्री एक्ट है उसके माध्यम से काम के घंटे सीमित करने की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से स्थापित की गई। तो हमारा उत्तर है सी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज के तथ्य में हम कैविएट के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। जब हम कैविएट की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें कि यह एक तरह का लैटिन शब्द है और इसका प्रमुख रूप में जो अर्थ है वो होता है लेट ए पर्सन विवेयर, यानी प्रमुख रूप से किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर कोई जानकारी या किसी तरह की सूचना उसके संदर्भ में एक बात है वो कहने के लिए कैविएट शब्द का उपयोग किया जाता है। जब भी हम कानूनी एक तरह से भाषा शैली की बात करते हैं कैविएट शब्द का जो उपयोग है वो बड़े पैमाने पर एक तरह से किया जाता है और वर्तमान में ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की तरफ से जो कैविएट डाला गया था उसको उन्होंने एक तरह से अस्वीकार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह केवल पब्लिसिटी एक तरह से प्राप्त करने का तरीका है, उससे अलग कुछ नहीं है। इसी आधार पर हम कैविएट के संदर्भ में जो अलग अलग पक्ष है उनकी चर्चा करेंगे। अगर हम वर्तमान केस की बात करें जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फटकार लगाई गई है कैविएट को लेकर, तो मामला प्रमुख रूप से शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ और अन्य का है। इस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा की जा रही है और ये जो मामला है शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का, इसमें प्रमुख रूप से याचिका के माध्यम से ये मांग की गई है कि भारतीय संस्थानों में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के समय छुट्टी की एक तरह से मांग की गई है। इसी याचिका पर विचार करते हुए इस पीठ के द्वारा एक जो कैविएट दायर की गई थी एक कानून की छात्रा के द्वारा, उस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने इस कैविएट दायर करने वालों को एक तरह से फटकार लगाई और पीठ का यह मानना है कि ये जो कैविएट दायर की गई है यह केवल एक तरह से प्रचार या पब्लिसिटी स्टंट है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो कैविएट एक लॉ की छात्रा के द्वारा दायर की गई है वहाँ पर उसका कोई कार्य नहीं है इस मामले में। तो जो केस चल रहा है वहाँ पर इस कैविएट दायर करने वाले का कोई सीधा संपर्क नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के कैविएट को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उसमें एक तरह से सही नहीं माना है और कैविएट दायर करने वाले की फटकार लगी है। तो 24 फरवरी 2023 का ये जो मामला है ये कैविएट दायर करने के संदर्भ में है। कैविएट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जो फटकार लगाई गई है उसके कहीं ना कहीं निहित कारण है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कैविएट है वो बहुत आसानी से दायर करने की प्रक्रियाएं हो रही थी और इसके माध्यम से पब्लिसिटी एक तरह से प्राप्त करने का भी प्रयास था। इसी को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। तो कैविएट का अगर हम एक ट्रांसलेशन करके देखें तो ये चेतावनी या सावधानी जैसे संदर्भ में आता है। तो आम बोलचाल में कैविएट का मतलब चेतावनी या सावधानी से है, लेकिन अगर हम एक तरह से कानूनी भाषा में देखें तो मान लीजिए कि कोई एक मामला या कोई केस चल रहा है अदालत में। इस केस के साथ में मान लीजिए कोई व्यक्ति B और C शामिल हैं, यानी इस मामले में B और C को एक तरह से आगे चलकर किसी भी तरह का जो नोटिस है वो एक तरह से दिया जा सकता है। तो अगर किसी तरह का नोटिस B और C को मिल सकता है तो वो पहले से ही एक तरह से न्यायालय में एक कैविएट दायर कर सकते हैं कि अगर उनके लिए कोई नोटिस आता है या किसी भी तरह का उनका वहाँ पर जिक्र होता है, कोई उनके खिलाफ आदेश आता है, तो उसके संबंध में जो सूचना है वो पहले से उनको मिलनी चाहिए। तो B और C के द्वारा जो अभी केस से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन उनको अगर आशंका है कि वो जुड़ सकते हैं या उनका नाम आ सकता है तो वो एक कैविएट न्यायालय में देकर इसके संदर्भ में जो सूचना है वो प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो अदालत से एक तरह से वो अनुरोध करते हैं कि अगर किसी भी तरह से आगे चलकर किसी मामले में उनका संबंध बनता है तो उसकी पूर्व सूचना उनको एक तरह से न्यायालय के माध्यम से प्राप्त हो जाए। तो जिस व्यक्ति के द्वारा कैविएट दर्ज कराई जाती है उसको हम कैविएटर एक तरह से कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कैविएट का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति अपने आप को कानूनी प्रक्रियाओं में न फंसे उसके लिए सुरक्षित करना चाहता है और न्यायालय को पूर्व सूचना देकर अगर वो किसी मामले में संबंधित होता है तो उसकी सूचना न्यायालय उसको दे, ये एक तरह से अधिकृत करने का प्रयास करता है। कैविएट के संदर्भ में अगर हम प्रावधान की बात करें तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता यानी अगर हम CPC की धारा 148A में देखें तो जोड़ा गया है
और इसे 1976 के एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया, जिसके संदर्भ में भारत के विधि आयोग के द्वारा एक सिफारिश की गई थी। अगर हम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 ए की बात करें तो किसी व्यक्ति को एक कैविएट दर्ज करने का अधिकार है जहां एक आवेदन किए जाने की उम्मीद है या किया गया है, एक मुकदमे या कार्यवाही में जो स्थापित है या स्थापित होने वाली है। किसी न्यायालय में ऐसे आवेदन की सुनवाई पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसके संबंध में कैविएट दाखिल कर सकता है। कैविएटर को उस व्यक्ति को पंजीकृत डाक द्वारा कैविएट का नोटिस देने की भी आवश्यकता होती है जिसके अनुरोध पर वे आवेदन दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट है कि कैविएट दर्ज कराकर कोई व्यक्ति किसी मामले में अपना किसी भी तरह का जो संबंध है उसके संदर्भ में पहले से एक तरह से सावधानी बरतता है और न्यायालय को बताकर वो कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास करता है कि अगर वो उस मामले में संबंधित होता है तो उसकी जानकारी एक तरह से उसको पहले दी जाए। भारत में अगर हम कैविएट के संदर्भ में एक तरह से परिभाषा की बात करें तो हमारे यहाँ सामान्य तौर पर अलग अलग प्रकार के जो भी निर्णय हैं वहाँ पर बहुत अधिक स्पष्ट रूप में इसे बताया नहीं गया है। सबसे स्पष्ट रूप में अगर हम देखें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के 1978 का एक जो निर्णय है उसमें कैविएट के संदर्भ में एक तरह से बात कही गई है। तो ये मामला था निर्मल चंद्र दत्ता बनाम गिरिंद्र नारायण रॉय। इसमें प्रमुख रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा कैविएट, चेतावनी या सावधानी जो शब्द है उसके संदर्भ में एक तरह से परिभाषित करने की स्थिति बनी थी। अदालत ने इस शब्द को सावधानी या चेतावनी के रूप में परिभाषित किया है जो अदालत को कोई निर्णय जारी नहीं करने या कैविएट दर्ज करने वाले पक्ष को नोटिस दिए बिना कोई कदम उठाने के लिए नोटिस देता है और यह कैविएट दर्ज करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक पत्र के खिलाफ लिया गया एक एहतियाती उपाय है। यानी आप सावधानी बरतते हुए इस तरह का कैविएट न्यायालय में दायर करते हैं जिससे कि अगर आप मामले में संबंधित हो तो उसकी सूचना आपको मिल पाए। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।